Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, Behror। विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी पूर्व के वीडियो में मैंने आपको द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए के अंतर्गत अमेरिकी विदेश नीति के बेसिक फैक्टर्स की बात करी, उनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करी और उनके फीचर्स की बात करी। आज के वीडियो में हम यूएस फॉरेन पॉलिसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएस की जो विदेश पॉलिसी है, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें किस किस तरह से अलग अलग प्रेसिडेंट्स के आने के बाद उनकी नीतियों में क्या क्या परिवर्तन और किस तरह से हुआ। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात भी अमेरिका ने अपने को एकदम नई स्थिति में पाया, क्योंकि इस महायुद्ध ने जर्मनी, जापान और इटली की शक्ति को नष्ट कर दिया था और ब्रिटेन एवं फ्रांस को इतना अधिक कमज़ोर बना दिया कि द्वितीय श्रेणी की खाली शक्तियाँ मात्र ही रह गए थे। अतः अमेरिका ने पाया कि युद्ध के बाद वह न केवल विश्व की महानतम शक्ति है, बल्कि साम्यवाद और सोवियत संघ विरोधी पश्चिमी दुनिया का भी प्रधान संरक्षक भी है। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी विदेश नीति का जो प्रमुख लक्ष्य था वो था साम्यवादी खतरे का सामना करना और सोवियत संघ और साम्यवादी चीन के प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि को रोकने की दृढ़ व्यवस्था करना। अतः इसके अंतर्गत हम सबसे पहले 1945 से 1952 का प्रेसिडेंट ट्रूमैन और यूएस फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखेंगे कि ट्रूमैन के टाइम में अमेरिकी विदेश नीति किस तरह की थी। इसके अंतर्गत हम निम्न बातों पर ध्यान देंगे। नंबर 1, सहयोग और आनुकूल्य की नीति। अतः द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर अमेरिका को यह आशा थी कि मित्र राष्ट्रों का युद्धकालीन सहयोग शांतिकाल में चलता रहेगा। यही कारण था कि राष्ट्रपति ट्रूमैन ने पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन एंड अकोमोडेशन को अपनाया, सहयोग और आनुकूल्य की नीति। अतः इस समय उसने अन्य शक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की और युद्ध के विध्वंसक देशों के साथ पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य किया। परंतु अमेरिका ने शीघ्र ही अनुभव किया कि सोवियत संघ उसका कट्टर विरोधी है और प्रतिबंधी है और समस्याओं के समाधान में दोनों देशों के दृष्टिकोण में बहुत अधिक अंतर है, जिसके कारण उनमें किसी प्रकार का समझौता या सहयोग संभव नहीं हो पाया। सेकेंडली, इसके अंतर्गत हमने देखा साम्यवाद के अवरोध की नीति। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि 1946 के मध्य तक सोवियत संघ की ओर से अमेरिका निराश होता रहा और अब अमेरिका ने निश्चय कर लिया कि साम्यवादी प्रसार को अविलंब अवरुद्ध किया जाए और साम्यवाद के अवरोध की नीति का वास्तविक कारण ईरान, यूनान और तुर्की पर बढ़ता हुआ साम्यवादी दबाव था। अतः 1941 में रूसी सेनाओं ने उत्तरी ईरान पर अधिकार कर लिया था, परंतु युद्ध के पश्चात सोवियत संघ ने तब तक सेनाएं नहीं हटाई जब तक कि 1946 में ईरान में 50% रूसी हिस्से वाले एवं संयुक्त ईरानी तेल कंपनी की स्थापना का समझौता नहीं कर लिया गया। थर्डली, इसके अंतर्गत हम देखेंगे ट्रूमैन का अवरोध का राजनीतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य पूर्वी क्षेत्र में यूनान, तुर्की और ईरान, जैसा कि ऊपर ही बताया गया, आदि देशों को साम्यवादी बनाने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने इन्हें आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई और इस नीति को ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहा जाता है। मार्च 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी कांग्रेस से अपील की कि साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए यूनान और तुर्की के लिए आर्थिक सहायता स्वीकार की जाए। अतः ट्रूमैन सिद्धांत ने अमेरिकी विदेश नीति के इतिहास में एक असाधारण कीर्तिमान की स्थापना की। अतः ट्रूमैन के सिद्धांत में अमेरिका की विदेश नीति का एक क्रांतिकारी कदम था और इसके अंतर्गत उन्होंने निम्नलिखित उस तरह से उसका निम्न प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, जिसके अंतर्गत यह सिद्धांत साम्यवाद के अवरोध की नीति के विकास का प्रथम
और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण था। सेकेंडली, यह इस बात का भी प्रतीक था कि अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ मैत्री बढ़ाने की रूजवेल्ट की नीति को अंतिम रूप से त्याग दिया था। और थर्डली, यह इस बात की स्पष्ट स्वीकृति थी कि विश्व सैद्धांतिक रूप से दो विरोधी गुटों में बंट गया था। ट्रूमैन के इस प्रभाव की कुछ लोग आलोचना भी की और उन्होंने ये कहा कि ये साम्यवाद या साम्राज्यवाद का एक नया रूप या डॉलर कूटनीति के नाम से पुकारते हैं। अतः आलोचकों का मानना था कि अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर सहायता देना केवल वास्तविक ढोंग था। फोर्थली, हम इसकी ट्रूमैन की विदेश नीति में देखेंगे कि मार्शल योजना की बात इसके अंतर्गत की गई। मार्शल योजना अवरोध की आर्थिक रणनीति कहते हैं इसको। अतः मार्शल योजना को समसामयिक कूटनीतिक इतिहास की सर्वाधिक दिलचस्प और युग प्रवर्तक घटना कहा गया है। यह योजना ट्रूमैन सिद्धांत की पूरक थी और इसने साम्यवाद के अवरोध की नीति के 3 प्रकार से आगे बढ़ाया। नंबर 1, जहाँ ट्रूमैन सिद्धांत से अलग अलग राज्यों को सहायता देने की व्यवस्था की गई थी, वह मार्शल योजना ने यूरोप को समग्र रूप से सहायता देने की व्यवस्था की। सेकेंडली, इसने अवरोध की नीति में आर्थिक तत्वों के महत्व को स्पष्ट कर दिया। और थर्डली, इसके द्वारा प्रथम अमेरिकन आर्थिक सहायता को एक सहयोगी और योजनाबद्ध रूप से प्रदान किया। फिफ्थली, इसके अंतर्गत देखेंगे सैनिक संधियों की नीति। सैनिक संधियों की नीति के अंतर्गत हमने देखा कि राजनीतिक और आर्थिक प्रयत्नों के साथ सैनिक रणनीति के माध्यम से भी अमेरिकी साम्यवादी प्रसार के अवरोध का प्रयत्न किया जाने लगा। और 1948 में सीनेट ने 64 के विरुद्ध 4 मतों से ब्रेंडरवैन का एक प्रस्ताव स्वीकार किया और अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार अमेरिकी विदेश नीति ने सर्वाधिक नया परिवर्तन किया था। तत्पश्चात 4 सूत्री कार्यक्रम इनकी विदेश नीति का पार्ट था। इसके अंतर्गत 1948 से 49 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने अमेरिका की नीति पर पर्याप्त प्रभाव डाला। ये घटनाएं थी साम्यवादियों द्वारा चेकोस्लोवाकिया में बलपूर्ण सत्ता हस्तगत करना, बर्लिन का घेरा तथा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। अतः अमेरिका को इन घटनाओं ने बेचैन कर दिया और उन्हें यह भय था कि उपनिवेशों या नवजागृत देशों में बसने वाले लोग कहीं चीन का अनुसरण करके जनतंत्र की अपेक्षा साम्यवादी व्यवस्था को न अपना लें। अतः ट्रूमैन के द्वारा अमेरिकी विदेश नीति के 4 सूत्री कार्यक्रम 4 पॉइंट प्रोग्राम थे, वो इस प्रकार थे। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण समर्थन, विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कार्य करते रहना, थर्डली, आक्रमण के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाना और फोर्थली, अल्पविकसित देशों के उत्थान के लिए टेक्निकल सहायता उनको प्रदान करना। 7th इनकी नीति का पार्ट था खुले संघर्ष का काल, जिसके अंदर हम कोरिया युद्ध की बात करेंगे कि जून 1950 में दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण हो जाने से यूएनओ के अंतर्गत अमेरिकी सेनाओं ने भी लगभग पूर्ण युद्ध लड़ा और अमेरिकी विदेश नीति में नए तत्व का प्रवेश हुआ, जिसे साम्यवाद से खुले संघर्ष की प्रवृत्ति को जन्म दिया। इस तरह से हम देखेंगे कि ट्रूमैन काल के अंतर्गत उनकी विदेश नीति के क्या क्या एस्पेक्ट्स थे। तत्पश्चात हम देखेंगे राष्ट्रपति आइजनहावर और उनकी विदेश नीति। ये पीरियड 1953 से 1960 तक चला। अतः 1953 में 24 वर्षों में प्रथम बार रिपब्लिक राष्ट्रपति के रूप में आइजनहावर ने व्हाइट हाउस में प्रवेश किया और रिपब्लिकन पार्टी का चुनावी नारा था कि साम्यवाद का अवरोध करने की नीति बहुत महंगी है और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अतः आइजनहावर के राष्ट्रपति बनने के कुछ महीनों के अंदर ही कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई। मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई और कोरिया युद्ध के विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए और ऐसा लगा कि शीत युद्ध में कुछ नरमी आएगी। अतः आइजनहावर ने अमेरिकी विदेश नीति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। अतः आइजनहावर सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि 1956 के अंतर्गत सुएज नहर संकट ने मध्य पूर्व के ब्रिटेन और फ्रांस में रह रहे प्रभाव को भी सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अतः
5 जून 1957 को राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने कांग्रेस को भेजे गए एक संदेश में मध्य पूर्व के संबंधों में अमेरिकी नीति की घोषणा की और उनमें उनके जो प्रस्ताव थे वो इस प्रकार थे कि मध्य पूर्व के राष्ट्रों की सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं का प्रयोग किया जा सके। सेकेंडली, संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व के राष्ट्रों के आर्थिक विकास में योगदान दे और थर्डली, मध्य पूर्व के राष्ट्रों को सैनिक सहायता दी जाए। इस तरह से आइजनहावर सिद्धांत मध्य पूर्व से संबंध रखने वाले ट्रूमैन सिद्धांत का एक विकसित रूप है, क्योंकि ट्रूमैन के सिद्धांत की भांति यह भी अमेरिका को नवीन साम्राज्यवाद का सूचक मानता है, जिसका मुख्य लक्ष्य मध्य पूर्व में ब्रिटेन के पलायन से उत्पन्न हुई पावर वैक्यूम की पूर्ति करना था। अतः इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शीत युद्ध में शिथिलता और आई और खुश्चेव की अमेरिकी यात्रा हुई, जिसके अंतर्गत 1959 में सोवियत प्रधानमंत्री खुश्चेव ने राष्ट्रपति आइजनहॉवर के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा की और अपनी अमेरिकी यात्रा की समाप्ति पर खुश्चेव ने आइजनहॉवर को अपने पास बुला के राष्ट्रपति के साथ 3 दिन तक विश्व की विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने विचार विमर्श किया और इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच बड़े सौहार्दपूर्ण तथा संबंधों की स्थापना हुई। इस सौहार्द को कैंप डेविड की भावना का नाम दिया गया और कहा गया कि इस भावनाओं से दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय तनाव दूर हो जाएगा और शीत युद्ध को भी के युद्ध में भी थोड़ी कमी आएगी। थर्डली, तत्पश्चात हम देखेंगे राष्ट्रपति केनेडी की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। 1960 से हम 1963 के अगर पीरियड को देखते हैं तो इसके अंतर्गत 1960 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने और कैनेडी जो अमेरिका के सबसे अधिक युवा राष्ट्रपति थे, उन्होंने बड़े अद्भुत साहस का परिचय दिया और उनके नेतृत्व में अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में साहसपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन किए, जिसके अंतर्गत हम निम्न बातों को देखेंगे उनकी फॉरेन पॉलिसी में। फर्स्टली, पश्चिमी जगत और वफादारी का वचन। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अमेरिका के पुराने मित्र राष्ट्रों ने कैनेडी ने वफादार मित्रों की निष्ठा देने का वादा किया और उन्हें निभाया। उन्होंने नाटो का और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न किए तथा जर्मनी के प्रश्नों पर झुकने से इनकार कर दिया। सेकेंडली, निर्गुण जगत की बात की, नवीन शोध की बात की। इसके अंतर्गत कैनेडी के काल में संयुक्त राज्य की भारत आदि निर्गत राष्ट्रों तथा एशिया अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इससे पूर्व अमेरिका यह बात मानने को तैयार नहीं था कि कोई राष्ट्र साम्यवाद और लोकतंत्र के संघर्ष में भी तटस्थ रह सकता है। थर्डली, क्यूबा संकट की अगर इस काल में बात करें तो कैनेडी शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाली कोई घटना थी तो क्यूबा संकट है, क्योंकि क्यूबा मध्य अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा टापू है और 1959 से पूर्व वहाँ अमेरिकी समर्थित सरकार थी, परंतु 2 जून 1959 को फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति ने तख्ता पलट दिया और क्यूबा अब सोवियत समर्थक बन गया। अतः क्यूबा में कास्ट्रो की साम्यवादी सरकार को सोवियत संघ ने आणविक शस्त्रों तथा प्रेशर पार्टों से लैस करना शुरू कर दिया और क्यूबा में रूसी सैनिक अड्डे की स्थापना अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी संकट थी, क्योंकि क्यूबा मुख्यतः अमेरिकी भूमि से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित था। अतः खुश्चेव ने क्यूबा में सोवियत सैनिक अड्डे उठा लेना स्वीकार कर लिया। यह कैनेडी की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता थी। इसी के अंतर्गत लैटिन अमेरिका प्रगति के लिए मैत्री की बात भी इसके अंतर्गत हुई। चूँकि कैनेडी ने क्यूबा संकट से सबक सीखा कि लैटिन अमेरिका राज्यों को साम्यवाद या कास्ट्रोवाद का शिकार न हो देने के लिए जरूरी है कि उन राज्यों में संयुक्त राष्ट्र के बिंब को सुधारा जाए और उन्हें खुलकर आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे कि वे विकसित होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। फिफ्थली, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति जो नीति बनाई उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि कैनेडी विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विश्व संगठन मानते थे
और 1960 में संयुक्त राष्ट्र ने कागो में, जिसे उसी वर्ष बेल्जियम के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, शांति और राष्ट्रीय एकता की स्थापना का भार अपने ऊपर ले लिया और इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र को करोड़ों डॉलर व्यय करने पड़े। इस विशाल व्यय भार का अधिकांश अमेरिका ने ही वहन किया। और लास्टली कैनेडी के शासनकाल में निशस्त्रीकरण की जो बात हुई, कैनेडी ने विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। शीत युद्ध को कम करने के लिए 15 अप्रैल 1963 को सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सीधा टेलीफोन और रेडियो से संपर्क स्थापित करने का समझौता हुआ और 25 जुलाई 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 3 राष्ट्रपति के विदेश नीति को पढ़ा। ट्रूमैन की विदेश नीति, आइजनहावर की विदेश नीति और कैनेडी की अमेरिकन विदेश नीति। इन नीतियों के बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रपति जॉनसन से लेके हम जो और विदेश नीति है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट राष्ट्रपति की अमेरिकी विदेश नीति को पढ़ेंगे। धन्यवाद।